तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम भारत के भूगोल की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ नक्शों और नामों की नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि कैसे पहाड़ों, नदियों और पठारों ने मिलकर इस उपमहाद्वीप को गढ़ा है। तो ये देखिए, मोटे तौर पर भारत को इन 5 बड़े हिस्सों में बांटा जाता है। ये एक तरह से हमारे सफर का रोड मैप है। हम उत्तर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे दक्षिण के समुद्र तटों तक जाएंगे। देखिए, भारत का जो लैंडस्केप है ना, वो सिर्फ देखने में अलग अलग नहीं है। इसके पीछे असल में जबरदस्त प्राकृतिक ताकतों की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे के पूरे उपमहाद्वीप को शेक दिया है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझ लेते हैं, फिजियोग्राफी। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत आसान है। यह बस जमीन की बनावट का अध्ययन है। मतलब पहाड़ कैसे बन गए, ये मैदान इतने हरे भरे क्यों हैं और पठार इतने पुराने कैसे हैं। बस इसी नजरिए से हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए सफर शुरू करते हैं सबसे पहले पड़ाव से, भारत का ताज यानी कि महान हिमालय। और यहां एक बहुत ही मजेदार बात है। ये जो इतने विशाल हिमालय हमें दिखते हैं, वो असल में जियोलॉजिकली मतलब जमीन की उम्र के हिसाब से काफी नए हैं। सोचिए, करोड़ों साल पहले भारतीय जमीन की प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 2 जमीनों के बीच का जो समुद्र था, उसकी जमीन ऊपर उठ गई और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला बन गई। कमाल है ना? अब देखिए, हिमालय इतना बड़ा है कि इसे समझने के लिए भूगोलवेत्ता इसे 2 तरह से बांटते हैं। एक तो नदियों के हिसाब से, पश्चिम से पूरब की तरफ, और दूसरा है ऊंचाई के हिसाब से, उत्तर से दक्षिण की तरफ। हम अपने इस सफर के लिए दूसरा रास्ता पकड़ेंगे, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे। सबसे पहले आता है हिमाद्री यानी ग्रेट हिमालयाज। इसे हिमालय की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। हमेशा बर्फ से ढकी रहने वाली सबसे ऊंची रेंज। दुनिया की सारी बड़ी बड़ी चोटियां, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, सब यहीं हैं। ये एक तरह से भारत की एक विशाल दीवार है जो हमें मध्य एशिया की बर्फीली हवाओं से बचाती है। जरा इस नंबर को देखिए, 8611 मीटर्स। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 की ऊंचाई है। अंदाजा लगाइए ये कितना ऊंचा होगा। इतनी ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है और मौसम का तो कोई भरोसा ही नहीं, कब बदल जाए। अब हिमाद्री की विशाल दीवार से थोड़ा नीचे आते हैं तो हमें मिलता है हिमाचल या लेसर हिमालयाज। यहां की पहाड़ियां उतनी ऊंची और कठोर नहीं हैं, इसीलिए तो हमारे ज्यादातर पसंदीदा हिल स्टेशंस जैसे शिमला, मसूरी, कुल्लू मनाली, वो सब यहीं बसे हुए हैं। और अब सबसे आखिर में दक्षिण की तरफ आती है शिवालिक रेंज। ये हिमालय के फुटहिल्स हैं, मतलब सबसे बाहरी और सबसे नई पहाड़ियां। इनकी एक बहुत खास पहचान है दून घाटियां। ये असल में शिवालिक और हिमाचल रेंज के बीच की लंबी चौड़ी घाटियां होती हैं, जैसे कि देहरादून, नाम में ही दून है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ठीक नीचे जहां ये खत्म होते हैं, वहां क्या है? चलिए देखते हैं। पहाड़ों से उतरकर अब हम आ गए हैं भारत के दिल में, यानी उत्तरी मैदानों में। इसे भारत का अन्न का कटोरा भी कहते हैं। और क्यों ना कहें, हिमालय से निकलने वाली 3 बड़ी नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हजारों सालों से अपने साथ उपजाऊ मिट्टी ला लाकर यहां बिछा रही हैं। इसी वजह से ये दुनिया के सबसे ज्यादा उपजाऊ और घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। अच्छा, इन मैदानों को भी हम 2 तरह से देख सकते हैं। एक, उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये देखने के लिए कि मिट्टी कैसे बदलती है, और दूसरा पश्चिम से पूरब की तरफ, ये समझने के लिए कि कौन सी नदी कौन सा मैदान बनाती है। तो जैसे ही हम पहाड़ों से नीचे उतरते हैं, सबसे पहले आता है भाभर। ये कंकड़ पत्थरों वाला इलाका है जहां छोटी छोटी नदियां पत्थरों के नीचे गायब हो जाती हैं। फिर आता है तराई, एक दलदली नम इलाका जहां वो नदियां वापस जमीन पर आ जाती हैं। इसके बाद आते हैं 2 मेन मैदान, बांगर जो पुरानी मिट्टी है और नदी से दूर होती है, और खादर जो बिल्कुल नई और बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है जो नदी के एकदम पास बाढ़ वाले इलाकों में मिलती है। तो अभी तक हमने बात की नए जवान हिमालय की और उससे बने मैदानों की। अब चलते हैं भारत के सबसे पुराने, सबसे स्थिर हिस्से की तरफ। एक ऐसी जमीन जो एक मेज की तरह सपाट और ऊंची है, प्रायद्वीपीय पठार।
ये पठार असल में भारत का सबसे पुराना जमीनी हिस्सा है। ये उस विशाल गोंडवाना लैंड का हिस्सा था जो करोड़ों साल पहले हुआ करता था। इसकी चट्टानें बहुत पुरानी, सख्त और क्रिस्टल जैसी हैं, और यही वजह है कि ये इलाका खनिजों मतलब मिनरल से भरा पड़ा है। इस पठार के दोनों किनारों पर, जैसे मेज के किनारे होते हैं, दो पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पर दोनों में बहुत फर्क है। पश्चिमी घाट एक लगातार चलने वाली ऊंची दीवार जैसे हैं जिन्हें पार करना मुश्किल है। वहीं पूर्वी घाट टूटे फूटे हैं, ज्यादा ऊंचे नहीं हैं, और कई नदियों ने उन्हें बीच बीच में से काट दिया है। ये पठार भी अपने आप में बहुत बड़ा है, तो इसे भी कई हिस्सों में बांटा गया है। एक बहुत जरूरी नदी है नर्मदा। वो इसे मोटे तौर पर दो भागों में बांटती है। नर्मदा के उत्तर वाला हिस्सा है सेंट्रल हाईलैंड्स, और दक्षिण वाला विशाल हिस्सा कहलाता है डेक्कन प्लेटो, जो कि भारत का ज्यादातर दक्षिणी हिस्सा कवर करता है। तो हमने पहाड़ देख लिए, मैदान देख लिए, और भारत का पुराना पठार भी देख लिया। अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, यानी भारत के किनारों की तरफ, जहां जमीन समुद्र से मिलती है। उस पठार और समुद्र के बीच में दोनों तरफ पतली पतली जमीन की पट्टियां हैं। इन्हें तटीय मैदान कहते हैं। पश्चिम वाला तट थोड़ा संकरा और चट्टानी है, जैसे कोंकण और मालाबार कोस्ट, और पूर्व वाला तट ज्यादा चौड़ा और रेतीला है, जहां बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा बनाती हैं, जैसे कि कोरोमंडल कोस्ट। और हाँ, भारत की कहानी सिर्फ मुख्य भूमि पर ही खत्म नहीं होती। हमारे पास दो द्वीप समूह भी हैं, और मजे की बात यह है कि ये दोनों न सिर्फ अलग अलग जगह पर हैं, बल्कि इनके बनने की कहानी भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये फर्क वाकई बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है लक्षद्वीप, जो छोटे छोटे समुद्री जीवों, जिन्हें कोरल कहते हैं, उनके कंकालों से बने हैं, और दूसरी तरफ हैं अंडमान और निकोबार। ये असल में समुद्र के नीचे डूबी हुई एक पर्वत श्रृंखला की चोटियां हैं। माना जाता है कि ये हिमालय का ही एक हिस्सा हैं। तो बर्फीली चोटियों से लेकर कोरल से बने द्वीपों तक, और नए नवेले पहाड़ों से लेकर करोड़ों साल पुराने पठारों तक, भारत की जमीन की ये जो विविधता है, यही तो इसकी असली कहानी है। ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये उन जबरदस्त ताकतों की दास्तां है जिन्होंने ना सिर्फ यहाँ की जमीन, बल्कि यहाँ के मौसम, संस्कृति, इतिहास और हम सबके जीवन को एक अनोखा आकार दिया है।